नमस्कार। आज हम लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता के संवैधानिक विकास के क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित मुख्य बातों की जानकारी को प्राप्त करेंगे। भारत में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद ने क्यों लागू किया और इसका मुख्य उद्देश्य उनका लागू करने का भारत में क्या था, इनसे संबंधित बातों को हम लोग मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत जानेंगे। सर्वप्रथम इस एक्ट के लागू होने के पहले भारत में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए जो 1781 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया वह भी इसके दोषों का निराकरण करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अतः ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी का एक्ट को मंजूरी दी और भारत में इसे लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। आखिर भारत में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू क्यों किया गया? तो भारत में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने के कई कारण मौजूद थे। आंग्ल और मराठा युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति काफ़ी संकट से घिर गई थी। कर्मचारियों के वेतन भुगतान और अन्य कार्यों से संबंधित मामले को लेकर कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा था। इसलिए ब्रिटिश संसद के समक्ष कंपनी ने 10 लाख पाउंड की मांग की। भारत में कंपनी की स्थिति जब खराब होने लगी तो कंपनी में सुधार के लिए इसके पुनर्गठन की मांग ब्रिटिश संसद में किया जाने लगा। भारत में कंपनी के सत्ता विस्तार के समक्ष अनेक चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ रहा था और साथ ही साथ आर्थिक संकट ने कंपनी की स्थिति को ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था और भारत में जो अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत शासन संचालित हो रही थी उससे भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था। इसलिए ब्रिटिश संसद ने इसके निराकरण के लिए और रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में अपनी सहमति और चर्चा के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट को मंजूरी दी। इसके पहले इस दिशा में सर्वप्रथम कदम हेनरी डंडास ने उठाया। उन्होंने एक विधेयक इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन वह विपक्षी दल के थे, इसलिए उनका बिल जो है से पास नहीं हो सका। इसके बाद फॉक्स ने ब्रिटिश संसद में इंडिया बिल प्रस्तुत किया। जब ब्रिटिश संसद में इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया तो वह हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से वह पारित नहीं हो सका। उस प्रतिवेदन में कहा गया कि भारत में जो
शासन का संचालन किया जा रहा है, वह जो है से भारतीयों के इच्छा के विरुद्ध है और कंपनी में कई प्रकार का दोष व्याप्त है। इस विधेयक को जब प्रस्तुत किया गया तो यह विधेयक भी ब्रिटिश संसद में पास नहीं हो सका, अतः लॉर्ड नॉर्थ और फर्स्ट की मिलीजुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल कर आया, जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, वह यह था कि ब्रिटिश संसद को भारतीय मामलों पर पहली बार जो है से मुंह की खानी पड़ी। भारतीय शासन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को पहली बार जो है से झुकना पड़ा। यह एक इस एक्ट के अंतर्गत होने वाली महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद पीट द यंगर जनवरी 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जो रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए और कंपनी के पुनर्गठन के लिए सुझावों के साथ ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1784 ईस्वी में पारित कर दिया गया। और इसलिए विलियम पीट के नाम पर ही इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में कई प्रावधान किए गए थे, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें जो है से सम्मानित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड में 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। इसके 6 सदस्यों में एक सदस्य को चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना गया और इसमें एक राज्य सचिव को जो है से नामित किया गया और साथ ही साथ इसमें चार सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। इस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के द्वारा इंग्लैंड की संसद द्वारा कंपनी को नियंत्रण में लेकर भारत में प्रशासन और शासन से संबंधित बातों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को मंजूरी दी गई। इस एक्ट के द्वारा जब सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया तो वो कंपनी से संबंधित और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हुए अपने कार्यों का भारत में संचालन करना शुरू कर देते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने इन कार्यों को संचालित करना शुरू कर दिया, जब ये किए थे इसके अंतर्गत जो भी कार्य, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसी भी मामले पर गवर्नर जनरल बंगाल के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के लिए कानून पर अपनी सहमति दे सकता था या उसमें
वह जो है से अन्य प्रावधानों को अपने तरीके से लागू कर सकता था। इसके बावजूद भी भारत में गवर्नर जनरल को सर्वोच्च नहीं माना गया। उच्चतम न्यायालय के तो दोषों को भारत में दूर कर लिया गया 1781 के एक्ट के द्वारा, लेकिन जो गवर्नर जनरल के शासन और प्रशासन से संबंधित जो दोष था, कमियां था, वह दूर नहीं हो सका था। तो इस एक्ट के द्वारा इन्हीं दोषों को दूर करने का भारत में जो है से प्रावधान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके सदस्यों की संख्या 6 थी, तो वह भारत में जो काउंसिल के सदस्य थे उनके द्वारा जो है पत्र व्यवहार भी करती थी। यहाँ का जो काउंसिल का जो नियम था, तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो है बदलाव भी कर सकते थे, या जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उसे जो है से भारत में गवर्नर जनरल और कंपनी को उन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बातों को मानने के लिए जो है से पूर्ण रूप से प्रावधान इस एक्ट के द्वारा जो है कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत में इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में लिया गया। गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारत में देशी नरेशों के साथ, देशी राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का संधि, समझौता या सहायता नहीं कर सकता था। उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था। यह जो है से एक बहुत बड़ा इस एक्ट का जो है से महत्वपूर्ण प्रावधान था। भारत में इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम पहली बार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के क्षेत्रों को जो कंपनी के अधीन थे उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना गया। यह बात एक महत्वपूर्ण जो है से बदलाव था। यह एक महत्वपूर्ण जो है से बिंदु था इस एक्ट के अंतर्गत। इसी एक्ट के द्वारा जो है से भारत में कंपनी को नियंत्रित करने का जो है से प्रयास किया गया। कंपनी के सदस्य जो नियुक्त किए जाते थे या गवर्नर जनरल की जो परिषद के काउंसिल के सदस्य थे, उनको जो है से बुलाने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार जो है ब्रिटिश संसद के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उन्हें ही यह अधिकार दिया गया। वही जो है से इन्हें जो है से वापस बुला सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता था। अतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपनी इच्छा अनुसार से अपने पसंद के लोगों को भारत में शासन और कंपनी से संचालित होने वाले प्रशासन को देखने के लिए लोगों को नियुक्त करते थे। इस प्रकार से संसद का नियंत्रण कंपनी पर स्थापित करने के लिए जो है से इस एक्ट के द्वारा जो है से मुख्य प्रावधान किया गया। जब 1781-82 ईस्वी के साल में वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश
संसद ने वापस बुलाने के लिए जो है जब अपना सुझाव प्रस्तुत किया तो कंपनी के अंशधारकों ने ऐसा होने से मना कर दिया। अतः यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई कि भारत में ब्रिटिश संसद का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए भी 1784 ईस्वी के एक्ट को लागू करने की मंजूरी दी गई ताकि कंपनी पर पूर्ण रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण और संसद का नियंत्रण हो। इस प्रकार से इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली जो है से शुरू हुआ। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत एक कंपनी के द्वारा और दूसरे ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है से शासन भारत में संचालित किया जाने लगा और यह द्वैध शासन प्रणाली 1858 ईस्वी तक भारत में संचालित होते रहे। इस एक का एक महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आया कि भारत में ब्रिटिश सरकार की सीमा विस्तार की नीति और विजय इंग्लैंड की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह एक महत्वपूर्ण बात जो है से इस एक्ट के अंतर्गत जो है से उभर कर आने वाली है। इस प्रकार देखा जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि विलियम पीट द यंगर ने 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की दोषों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वह पूर्णतः ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुए क्योंकि निदेशक मंडल और ब्रिटिश संसद और कंपनी के बीच प्रशासन में व्याप्त कुछ कमियां मौजूद थी, लेकिन काफी हद तक 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को इस एक्ट के द्वारा विलियम पीट ने दूर किया। अतः कहा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पूर्ण रूप से अपने कार्यों को लागू करवाने में सक्षम नहीं हो सका, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू करने में सफलता अवश्य प्राप्त हुआ। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों के लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई। अतः इस एक्ट के मुख्य प्रावधानों ने भारत में ब्रिटिश शासन के फैलाव में अपना सहयोग दिया, लेकिन राष्ट्रवादियों ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने इस एक्ट से होने वाली राष्ट्रीय क्षति को भी अपने जेहन में बैठाए रखा और आंदोलन की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत में आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कोई कमी नहीं रहने दिया। अतः पिट्स इंडिया एक्ट भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति सफलता के पथ पर बढ़ा, लेकिन
सभी दोषों का निराकरण भी पेट्स इंडिया एक्ट के द्वारा संभव नहीं हो पाया। धन्यवाद।